टॉपिक। सो बेसिकली आज मैं एक अलग ही टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि रिलेटेड है। आज से ठीक 3 मंथ्स पहले की कहानी है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इश्यूज के ऊपर है। और उसकी वजह यह है कि अभी फिर दोबारा से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है कि इंडिया दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाला है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं चल रही है। और इसमें कुछ जरूरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ इंडिया के न्यूज़ चैनल्स कुछ तो ऐसे हैं जो कि वन साइडेड बोल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने गवर्नमेंट के या अपने पॉलिसीज के खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लेके आया हूँ वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कुछ बातों को रखने जा रहा हूँ। तो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था कहानी, वो कहानी ये था कि अभी एक स्टैंड ऑफ हुआ एक खास इश्यूज को लेकर के, जो कि पहलगाम नाम था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ग्लोबल इंप्रेशन में चेंज हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। फिर इंडिया के पोजीशन जो हैं वो, और फॉरेन पॉलिसी, उसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर का तो एक अलग कहानी है, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग अपने ही पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्हें भी पता है कि हकीकत क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पर्सनली मोदी या बीजेपी लेड गवर्नमेंट से नफरत करना या उनको पसंद नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा मोदी लेड गवर्नमेंट पे भी ब्लेम कर रहे हैं या करते रहते हैं। फिर ये है कि क्यों इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटीज में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के पॉलिसीज के या इंडिया के खिलाफ ही मोर और लेस चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अगर हम समझें इस अंदाज में इस कहानी को, और ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है कि छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किया हूँ। तो इसमें पहला वीडियो ये है कि इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ और ग्लोबल इंप्रेशन इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। इंडिया के पोजीशन फॉरेन पॉलिसीज क्या सही हैं या गलत हैं, या फिर उसको हमारे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। फिर एक तीसरे पॉइंट्स हैं कि क्या वाकई में हमें अपने ही गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए इस वक्त के मौजूदा या करंट सिचुएशन के लिए। फिर अभी कुछ आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत सारे वाकयात हुए, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ग्लोबल पावर्स। मतलब पाकिस्तान बड़े बड़े मुल्क के क्लोज और अच्छे दोस्ती की तरफ जा रहे हैं, जो कि दिख भी रहा है। फिर पाकिस्तान ने एक डील साइन किया यूएस के साथ। तो खैर बहुत सारे डील्स इनके चल रहे हैं, जस्ट लाइक ए सेल्समैन। फिर सऊदी अरब के साथ इनका एक नया पैक्ट हुआ। तो उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। जबकि इस डील के लिए पाकिस्तान पिछले कई दशक से कोशिश करता रहा कि ये डील हमें मिल जाए। तो ये भी एक स्टोरी थी। लेकिन बहुत हद तक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रहा अब तक, वो अब से पहले तक वो बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी था, जिसमें ज्यादातर गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े थे और रहते थे। और मेरे जैसा लगता है कि अभी भी वो इंडिया के खिलाफ कोई भी गल्फ कंट्रीज नहीं जाना है, क्योंकि एक बहुत पुरानी रिलेशन है गल्फ कंट्रीज का, जब पाकिस्तान की पैदाइश भी नहीं हुई थी। इंडिया चूंकि शुरू से रहा है, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क रहा है, तो इंडिया से और बहुत ही हिस्टोरिकल मुल्क रहा है, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज के बहुत पुराने रिलेशंस इंडिया के साथ रहे हैं, और वो भी रेस्पेक्टेबल रिलेशन और अभी भी हैं। अब हम आते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ कि लगभग कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तानी
इकोनॉमी जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका था उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है, या डिस्कशन बिल्कुल बंद हो गया। क्या एक भैये का ऐसा क्या पाकिस्तान के पास मिल गया, आ गया, जिसकी वजह से अब कोई भी इस पे डिस्कस नहीं कर रहा है। अब फिर वही वाली बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारे साथ रवैया कैसा है और क्यों है। फिर हमारे फॉरेन पॉलिसीज में कहाँ पर गड़बड़ हुए, तो फॉरेन पॉलिसीज में कोई खास हमारी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई। अब फिर है कि हमारे मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट पर जो लोग ब्लेम करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, करने क्यों नहीं चाहिए। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन हम आते हैं। प्रॉब्लम की शुरुआत, ये 2025 वाली प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत होता है, ये जो मुल्ला जी हैं, क्या आसिम मुनीर साहब, जिनका दो चेहरा देख रहे हैं, एक उनके शागिर्द जो आप पहचानते होंगे, इनका नाम मैं नहीं लूंगा। हमेशा पाकिस्तानी आर्मी के दो फेस होते हैं, एक फेस दिखाने के लिए जर्नैल वाला, दूसरा फोर्स जो कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का काम करता है। इसी वजह से मैंने दो फेस लगाए हैं उनके चेहरे के ऊपर। तो इन्होंने एक पहलगांव हमला से पहले एक बहुत ही बेतुका सा लेक्चर दिया था, और वो महफिल सजाया गया था जो यूरोप अमेरिका में बड़े बड़े पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी अपोजिशन, जो इमरान खान, या अपोजिशन क्या, वो जीता हुआ इलेक्शन बंदा है जो कि जेल में है, तो उसे सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें बुला करके एक बहुत ही, मतलब गोल्डन ईरा पाकिस्तान का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, और चूंकि वो एक जर्नल की तरह या आर्मी वालों की तरह होते नहीं हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, बट जो पाकिस्तानी फौजी और उनके आईएसआई हैं, तो उनके चेहरे से वो खुद भी वाकिफ हैं कि वो कितने खतरनाक होते हैं, तो वो उनको पता है। तो उन्होंने नाम लेकर के, जो पहला पॉइंट इन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान का एक शहरग है, जो ये हमेशा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जगलर वैन कहते हैं। फिर टू नेशन थ्योरी को के ऊपर इन्होंने कमेंट किया, जिसमें नाम लेकर के, दो कम्युनिटी का नाम लेकर के एक नफरती बयान जो इनका चलता है हमेशा से, और जिसको लेकर के अंदर से ये एनर्जी भरते रहते हैं एगेंस्ट इंडिया अपने लोगों के अंदर। तो ये जो था, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे एक बहुत बड़ा इंडिया के ऊपर हमला होता है, जो हमला के पहलगांव अटैक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो 2024 देख रहे हैं, ये एक्चुअली में 2025 है, तो इसको आप इस अंदाज में समझें। तो ये बाय मिस्टेक 2024 लिखा गया है। तो इसमें पहला वाकया होता है, जो इसके लेक्चर के बाद, आसिम मुनीर के लेक्चर के बाद, और उस लेक्चर में एक्चुअली में सारे लोगों के, मर्दों का नाम पूछ पूछ करके उनके साथ कत्लेआम करना शुरू करते हैं, और जो कि बिल्कुल ही इस अंदाज में करता है जो कि किसी भी ह्यूमैनिटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आपका जात या धर्म पूछ करके मारा जाए या आपको नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बाद इंडिया एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर देता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नाम भी है। जाहिर सी बात है कि इंडिया के अंदर जो प्लानिंग करते हैं और जिस तरीके का भी स्टेप उठाते हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर एक से एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं, बैठे हुए होते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियंस ही सारा डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, अंदर में भी लोग बहुत ही लर्नेड और बहुत ही विद्वान लोग बैठे होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो ये नाम बहुत ही सुटेबल है। क्योंकि मर्दों को मारा गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर नाम उसके लिए, सिंदूर मिटाने के ऊपर इन्होंने सिंदूर मिटाया, और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने नाम दिया, एक बिल्कुल परफेक्ट नाम ऑपरेशन का दिया गया था। और उसके बाद आपके देखने को बहुत सारी चीजें मिली कि कौन लोग जिम्मेदार थे। ये जिम्मेदार लोगों के भी फोटो हैं। उसके बाद इंडिया में किस तरीके से लोग गम में 12-13 दिन डूबे रहे। 12-13 दिन के बाद
एक इंडिया फाइनली, और वो भी प्रॉपर वार्न करके हर एक चीज बता करके इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया। बिल्कुल डेट टाइम हर चीज इंडिया ने बता रखा था, ऐसा कोई नहीं है कि ढका छुपा, और कई वीक पहले ही इन्फॉर्म करके ऑपरेशन किया। और जहां भी ऑपरेशन किया वो, उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर दिया। वो उस रात को जो भी ऑपरेशन हुआ, और इस ऑपरेशन में आपको लगभग 9 टेरर कैंप्स पे, जिसमें एलईटी, जेईएम, एचयूएम के सारे ट्रेनिंग कैंप तो नहीं, लेकिन मेजर 9 कैंप्स को तबाह किया गया, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड था। और इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया का कोई भी फाइटर प्लेन या कुछ भी उड़ाया या इस यूज नहीं किया गया था, प्रॉपर मिसाइल बेस्ड ऑपरेशन था। और इसको एक तरीके से कह दें कि स्टैटिक ऑपरेशन था। ठीक है। और इसमें इसका एक आप रूप देख भी सकते हैं कि ओनली मिसाइल्स वेर यूज्ड। ठीक है। तो ये एक बहुत ही जस्टिफाइड वे में बिल्कुल उसी पोजीशन पे हमला किया गया, जो जहां पर इंडिया के दुश्मन अपने आप कैंप, मदरसा या मस्जिद के रूप में बनाए हुए थे। तो कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस या कुछ भी ऐसी जगह पर हमला नहीं किया गया जिसे कोई ये कह सके कि पाकिस्तान के जो लोग जिम्मेदार या जो संस्था जिम्मेदार नहीं, उसको इंडिया ने नुकसान पहुंचाया है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने इस हमले के बाद जो वीडियोस वायरल किए, वो 2-3 बच्चे का, कि एक बच्चा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, जबकि बहावलपुर से लेकर के जहां भी ये ऑपरेशन गया, ये 9 साइट्स में एक टॉप पे बहावलपुर था, जो जैसे मोहम्मद वाले लोग थे। और इसको आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया का दुश्मन क्रिमिनल रहा है, जो कि एक प्लेन भी इसी को इंडियन जेल से आजाद करवाने के लिए, एक इंडिया के प्लेन को हाईजैक करवाया गया था, जो काठमांडू से इंडिया आ रहा था। और वो भी कब, जब नए ईयर्स के सेलिब्रेशन के लिए लोग गए हुए थे। और उसके बाद इस बंदे को छुड़वाया गया। और ये क्रिमिनल को फिर पनाह कहाँ मिला? जाहिर सी बात है, पनाह देने वाले कौन है? तो पाकिस्तानी फौजी और उनके एजेंसीज। और उसके बाद मुरीद के, जो कि मौलवी सईद जो है, जिसे आप सब जानते हैं कि इंडिया को कितना नुकसान, कितनी बार नुकसान पहुंचाता है रहता है। तो ये सारे लोग इंटरनेशनली बैंड लोग हैं। और उसके बाद फिर ये तेहरा खान, सियालकोट, बरनाला, कोटली, फिर ये सारे के सारे ऑफ कोर्स मदरसा में। और इन्होंने जो बोला कि 13 लोग, 20 लोग मारे गए, जबकि ऐसा नहीं है। मदरसा में, खास करके बहावलपुर में, जो हकीकत जानकारी है कि उस मदरसे में कम से कम 2,500, 3,000 इस क्रिमिनल के लोग मदरसा के नाम पर, दिखावे को मदरसा, एक्चुअली में वो इंडिया के खिलाफ हमेशा साजिश करने वाले लोग होते हैं। और उन्हीं को इंडिया ने ठुकाई करा था। ठीक है। अब आप आगे आ जाइए कि उसके बाद सिचुएशन क्या रहा। और जो इन क्लेम इंडिया ने किया, ये जो मैंने बताया था, ये एक नंबर जो है भावलपुर, जहां पर इंडिया ने सबसे बेहतरीन ढंग से प्रिसाइज ऑपरेशन किया। और उसका जिम्मेदार जो था, ये IC-814 का किडनैपर, हाईजैकर बंदा। और उसमें उसके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी मारे गए, और जिसको वो डिजर्व भी करता था। और ये आप देख सकते हैं कि ये इनके कैसे गठजोड़ होते हैं कि इनके फौजी एक आतंकवादी के मेंबर्स, लोग जो मारे जाते हैं, उनके जनाजे के नमाज भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब आप आगे आ जाएं कि इसके बाद फिर फर्दर होता क्या है। कि रात में ऑपरेशन होता है, और सुबह में जो इंडिया के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन और फॉरेन स्पोक्स पर्सन हैं, वो लोग एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक एंड वेल डिसिप्लिन्ड वे में स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हमारा जो मकसद था वो हमने पूरा कर लिया, अब आगे हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ये किया क्यों था, उनका मकसद क्या था आसिम मुनीर का ये सारा करवाने का, वो हम आगे बताएंगे। आप आगे देखते जाइए कि एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर इंडिया ने जो भी करना था जेन्युइन वे में
करके अपना काम खत्म करके बाइंड अप करके इन्फॉर्म कर दिया कि हमने ये काम कर दिया है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो अपना रिप्लाई रिस्पांस जो भी करने की कोशिश करते हैं वो करते, उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं किसका किसने कितना रिप्लाई किया क्या नहीं किया, लेकिन यहाँ तक ये है कि जो भी इंडिया ने कदम उठाया बिल्कुल बेहतरीन कदम, परफेक्ट कदम उठाया, और इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशन हम कह सकते हैं। और ये शायद पूरी दुनिया में जहां जहां ऑपरेशन देखेंगे उस सारे ऑपरेशन में ये वो एक कुछ ऑपरेशन में से एक है जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल उसी जगह पर हमला हुआ या उन्हीं को सजा दिया गया जो इसके लिए जिम्मेदार थे। कोई भी सिविलियन टारगेट्स पर किसी तरीके का भी हमला नहीं किया गया। अब उस गलत कैंप का नाम कोई मदरसा मस्जिद दे दे तो उससे कोई बच नहीं सकता है। और बहुत ही लंबे टाइम से इंडिया बर्दाश्त करते 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 इन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि सबको पता है कि जो इस वक्त करंट पिछले 11 साल से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक अपना रहता है कि जो हमने कहा है वो करेंगे। जैसे कश्मीर में स्पेशल स्टेटस का मामला बिल्कुल खत्म, आज कश्मीर वैसे ही भारत का हिस्सा है जैसे दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है। तो ये करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए और बहुत ही हिम्मत और जुर्रत चाहिए जो कि इन्होंने किया। और ये एकलौता काम नहीं है, बहुत सारा ऐसा काम है जो आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली स्टेप लिया और काम को करके दिखा दिया, जिसको करने में पिछले 60-70 साल में कोई भी पॉलिटिशियन कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म नहीं कर पाया। जब कश्मीर चाहे पीओके हो या इंडिया वाला हिस्सा जो अभी इंडिया के हाथ में है वो हो, पूरा कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, ये सभी लोग जानते हैं। और इंडिया कभी भी शांत, बिना पूरा कश्मीर लिए इंडिया शांत भी नहीं रह सकता, और इंडिया कभी मुकम्मल भी नहीं कहला सकता है जब तक पीओके इंडिया के अंदर नहीं आता है। और पीओके के मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि पीओके का मतलब है मुजफ्फराबाद, दिस दैट, जैसे पाकिस्तानी ने उसको 3 हिस्से में बांट रखा है कि इधर पीओके का एक छोटा सा हिस्सा, फिर बाकी हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान, जबकि ये पूरा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जो है कश्मीर, वो पूरा का पूरा कश्मीर ही है जो कि भारत का हिस्सा है, जिसको हिंदी में हम लोग अभिन्न अंग कहते हैं। और यही हकीकत है, और ये हकीकत में बदल के भी रहेगा और ये होके रहेगा। अब आप आगे आइए, इसके बाद क्या होता है कि जो इंडिया की तरफ से एक फाइनल डिसीजन, हम किसी भी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखेंगे सारे न्यूज़पेपर, पॉलिटिशियंस या जो भी इंडियन स्पोक्स पर्सन थे, चाहे वो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का या गवर्नमेंट वर्कर्स का या जो एक लेबर या मजदूर क्लास के लोगों का भी कंक्लूजन था कि गुनहगारों को सजा दे दी गई, और जो भी पहलगाम के जिम्मेदार थे उनको उन्होंने प्राइस पे कर दिया। फिर सिंदूर सर्व्स जस्टिस, सिंधु ऑपरेशन सिंदूर ने जो इंसाफ था वो कर दिया, जो फाइनली जस्टिस सर्व। अब आप आइए आगे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा गुनहगार ये आसिम मुनीर है, जो कि एक सबसे नाकाम निठल्ला आदमी जिसे हम कह लें वो इंसान है। एक्चुअली में जो डिजर्विंग कैंडिडेट पाकिस्तान का एज ए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन है वो ये बंदा है इमरान खान, जो कि जेल में 3 साल से कंप्लीट हार्श टॉर्चर के साथ बंदा पड़ा हुआ, और इनके हजारों वर्कर्स, मेल फीमेल, लड़की लड़के, बूढ़ा जवान, सब वो काट रहे हैं। फिर ये वो आदमी है जो कि इसके बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी डाइज व्हेन गन्स स्पीक। और ये बंदा बहुत ही डरपोक टाइप का बंदा है असीम मुनीर, ये कहने को अपने आप को कभी हाफिज कहता है, कभी मौलवी, कभी मुल्ला, कभी कठुआ, कभी कुछ भी कह ले, लेकिन हकीकत ये है कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा गुनहगार बंदा है, एक क्रिमिनल, वर्स्ट क्रिमिनल कह लें, वो बंदा है जो कि चुने हुए गवर्नमेंट को, बेगुनाह पाकिस्तानी लोगों को कभी बलूचिस्तान के नाम पर मारना, कभी
पख्तूनिस्तान के नाम पर मारना, कभी कुछ। और इसमें एक फोटो आप ये भी देख रहे हैं, एक अरशद शरीफ, ये जर्नलिस्ट था बंदा पाकिस्तानी, जो कि न्यूज़ पर्सन, या इसको कह लें एक बहुत ही बेहतरीन बंदा, एंकर, फुल फ्लोन इंटरनेशनल लेवल का जर्नलिस्ट था बंदा। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक जस्टिस फुल बात करने वाला बंदा। इसका पूरा फैमिली मेंबर आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी में सर्व किया हुआ बंदा, ये जब जस्टिस की बात करने लगा जो इमरान खान के ऊपर हो रहा था, तब इसे बेचारे को केनिया में पाकिस्तानी आईएसआई ने मर्डर करवा दिया। अब इसके बारे में सुनिए, इमरान खान बंदा कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी आसिम मुनीर की बादशाही को कबूल नहीं करूंगा। और ये बंदा बहादुर बंदा है जो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन डरपोक बंदा हथियार के सहारे सब पब्लिक के ऊपर जुल्म और सितम, सारी कहानी जितनी जुल्म की दास्तान है वो करता है। फिर इसके बारे में जगह जगह बैनर लगा, क्या मिलेगा? वांटेड। कौन है भैया? जो अभी फील्ड मार्शल अपने आप को ही घोषित किया हुआ बंदा है। अब इसके ट्रायल दिस जितने क्राइम हैं, अगर कभी, हालांकि पाकिस्तान में चाहे छोटे लेवल का ही सिपाही क्यों ना हो फौजी में, उसको कोई भी सजा नहीं हो सकता। अब इसके क्राइम देखिए, जो प्रोटेस्ट कर रहा था पाकिस्तानी इमरान खान के सपोर्टर्स, वो बेचारा कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज पढ़ते हुए हालत में ये जो आर्मी और पुलिस वाले लोग हैं, इनके पिछवाड़े में लात मार के गिरा दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के किसी मौलवी मुल्ले का जमीर नहीं जगा कि भाई नमाज की हालत में ये आर्मी हमारे लोगों को इस तरीके से बेहुरमती नमाज की या नमाज पढ़ने वालों की क्यों की जा रही है। सब एक्सेप्टेबल है, आर्मी कर रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में एक छोटा सा वाकया हो जाए कि कोई जुमा का नमाज रोड पे पढ़ रहा हो, अगर दिल्ली पुलिस उसको पांव से हटाने की कोशिश करे, तो कहेगा कि भाई मुसलमानों की बेइज्जती है, हमारे धर्म की बेइज्जती है। ये सोचने वाली चीज है, और ये आप सोचें। फिर आप आगे आइए, ये एक्चुअली में ये सब पैदावार किसके हैं? तो उस जर्नैल के, जो इधर देख रहे हैं, जनरल यहिया खान, जिन्होंने सरेंडर किया सर मानिक साव के सामने, और जे न्याजी, जो 93,000 से ज्यादा फौज के साथ ये साइन कर रहे हैं हमारे अरोड़ा साहब के सामने। ये वो इनकी औलाद नस्ल हैं, और ये अपने आप को बहुत ही बड़ा फौजी, बहुत ही बहादुर दिलेर लीडर कहने वाला इंसान है। पाकिस्तानी कौम पे हमें कोई भी कमेंट नहीं है, दे आर वेरी गुड पीपुल, बहुत अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जो उनके मिलिट्री और आईएसआई के लोग हैं, वो बहुत ही कोविड डरपोक, बहुत ही बुलशिट किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही गंदे घिनौने लोग होते हैं। ये पाकिस्तान के फौजी और आईएसआई और जर्नैलों की है। अब अगला स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे, वो आप देखेंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये पहला पार्ट है, जस्ट टू स्टार्ट। तो ओवरऑल हमारे कहने का ये मतलब है कि जो अब इसमें पॉइंट क्या है, कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ये करवाया क्यों? जिस वक्त ये पहलगाम हमला हुआ, उससे पहले पाकिस्तान के जो पीटीआई है, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की, वो बहुत ही एक्साइटेड और जोश में था कि हम रोड पे आएंगे, धरना करेंगे, ये करेंगे। और उस वक्त चूंकि हाल फिलहाल में ही, कुछ समय पहले ही, बांग्लादेश में लोगों ने, वहाँ के लोगों, जो रूलिंग लोग थे, उनको पैकअप करवा दिया था। तो इनको डर लग रहा था कि हमारी भी वो हाल ना हो जाए। तो इन्होंने एक बेहतरीन प्लान बनाया अपने एजेंसी को इस्तेमाल करके, कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि इंडिया से कुछ ऐसा छिटपुट वाकया हो जाए। क्योंकि इनको ये लगता था कि छोटी मोटी कहानी हो करके, थोड़ा बहुत कुछ हो करके इंडिया चुप हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने तो बहुत बड़ा कांड करने कर दिया। तो अब मामला निपटे कैसे? बहरहाल, तो इनका प्लान ये था, कैसे अमेरिकन सैंक्शन और प्रेशर से बचा जाए, जो कि इमरान खान को रिलीज करने को लेकर के था। और बाजाब्ते ट्रंप के पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जो हम लोग एमपी कहते हैं, वो आए हुए थे यहाँ इस चीज के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, और पूरा इ- जो इवेलुएट करने के लिए कि किस तरीके से ये आर्मी और ये जो करप्ट, जो इलीगल
रूलिंग पार्टीज हैं या इलीगल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हैं या गवर्नर्स हैं, वो कैसे क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने उससे बचने के लिए फिर, चूंकि ये बिना किसी मैंडेट के अपने आप को गॉडफादर बादशाह बना रखा है, प्लस बैंकरप्सी अलग, महंगाई अलग था, तो इन सब चीजों से फिर क्या था कि इंडिया से तो इनको बड़ी नफरत रहती है, क्योंकि इंडिया हर मामले में, डेवलपमेंट से लेके हर एक चीज में, एजुकेशन या किसी भी चीज में इंडिया बहुत आगे। तो इनको रहता है, और इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि भाई आप तो मर्सिडीज में चलने वाले लोग हैं, और हम तो इधर रिक्शा और क्या कहते हैं बैलगाय नीलगाय पे चलते हैं। फिर हो गया कि अपने आप को कैसे हम ये मनवा लें कि हम भाई बहुत बड़े गॉडफादर हैं किसके, पाकिस्तान के। तो इन सब चीजों के लिए इन्होंने ये प्लान किया, और यही इसका अंजाम होना था। लेकिन फिर इनके पास बैकअप प्लान भी है कि कैसे हमें ट्रम्प को मनाना है, या इंटरनेशनल लीडर को क्या क्या ऑफर करेंगे कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि यहाँ से हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू व्यू। थैंक यू।